नागिन के जादुई सोने के बाल। एक गांव में केसवी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। केसवी का रंग सांवला था। वह दिखने में ना तो ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही उसके सर पर ज्यादा बाल थे, इसलिए गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। केसवी स्कूल जाती थी लेकिन डरी डरी सी रहती थी। उसे ये डर लगा हुआ रहता था कि कहीं कोई उसे उल्टा सीधा ना बोल दे। कॉलेज में प्रोफेसर भी केसवी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। तभी एक दिन कॉलेज का प्रोफेसर क्लास में आता है और केसवी से बोलता है, केसवी खड़ी हो जाओ और मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका उत्तर देना। प्रोफेसर केसवी से प्रश्न करते हैं लेकिन केसवी उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाती है और बोलती है, सर मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। याद क्या रहता है तुम्हें? पढ़ाई लिखाई में मन लगता है या नहीं? हाँ सर, पढ़ती तो हूँ। पढ़ती हो तो फिर याद क्यों नहीं रहता? सर में बाल नहीं है इसलिए लगता है सर से सब कुछ निकल जाता है। प्रोफेसर की ये बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे केसवी पर हंसने लगते हैं। तभी केसवी की आंखों से आंसू टपकने लगता है, लेकिन उससे बाकी और स्टूडेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वे लोग तो बस केसवी का मजाक बनाना जानते थे। केसवी को अपने घर में भी सुख शांति नहीं मिलती है क्योंकि उसे उसकी सौतेली माँ चैन से जीने नहीं देती है। केसवी कॉलेज से जब अपने घर आती है तभी उसकी सौतेली माँ उससे बोलती है, आइए आइए महारानी साहिबा आइए, कॉलेज करके आ गई हो महारानी साहिबा। कल मोही कहीं की सुबह की गई हुई शाम को आती है, पूरे दिन कॉलेज में बिताती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। माँ घर का सारा काम करके ही तो कॉलेज जाती हूँ ना। अच्छा तो अब तेरी जबान भी चलने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने तुझे यही सब सिखाया है। अपनी मरी हुई माँ के बारे में सुनकर केसवी को बहुत ही बुरा लगता है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है। केसवी को घर का सारा काम करना पड़ता है और काम में कोई भी गलती होने पर उसकी सौतेली माँ उसके बाल नोच नोच कर उसे खूब मारती थी, जिस वजह से केसवी के सर के बचे कुचे बाल भी गिर गए थे। केसवी दर्द के मारे चिल्लाते रहती है और उसकी सौतेली माँ उसकी खूब पिटाई करती है। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। एक तो मेरे सर पे इतने कम बाल है और जो भी है वो भी झड़ जाएंगे। प्लीज माँ मुझे छोड़ दो माँ। झड़ जाए तो मुझे क्या, ऐसे भी अपने सर में बाल रखकर तू करेगी ही क्या? कौन सी तेरी शादी होने वाली है? कौशल्या की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम मानवी था। मानवी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। इस दुनिया में मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती है। कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे ही फिदा हैं। मानवी और केसवी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में मानवी का एक ग्रुप था और उन लोगों के साथ मिलकर मानवी केसवी को परेशान करती रहती थी। अरे दोस्तों, आज केसवी कॉलेज आने वाली है। आज हम सभी लोग मिलकर उसको परेशान करेंगे और उसके पीछे एक कुत्ते को छोड़ देंगे। बहुत ही मजा आएगा। केसवी कॉलेज में आती है और वह देखती है कि मानवी और उसके ग्रुप की सभी लड़कियां एक कुत्ते को लेकर खड़ी है। केसवी को आता देखकर उस ग्रुप की सभी लड़कियां केसवी की तरफ देखने लगती है। तभी केसवी बोलती है, क्या बात है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहाँ खड़े होकर हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत दिन हो गए, तेरे साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मगर आज तेरे साथ हम लोग बहुत कुछ करेंगे। इतना बोलकर मानवी उस कुत्ते को छोड़ देती है और कुत्ता केसवी का पीछा करने लगता है। केसवी अपना जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागने लगती है और भागते भागते पत्थर से टकराकर रास्ते में गिर जाती है। केसवी के गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं हमने इसे मार तो नहीं दिया? अरे मरने दे, ये जी के भी क्या ही करेगी। मानवी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। मानवी के साथ साथ क्लास के किसी भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं।
तभी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड की नजर केसवी पर जाती है और वह दौड़कर केसवी के पास आती है। अरे, इस लड़की के मुंह से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। सिक्योरिटी केसवी को अस्पताल लेकर जाती है और वहाँ चेकअप होने के बाद केसवी को होश आता है। तभी डॉक्टर उमा केसवी से बोलती है, मैडम आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? मैडम आपको कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर केसवी को सदमा सा लग जाता है और वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर क्या अब मैं नहीं जी पाऊंगी? आपको जल्दी ही इसकी ट्रीटमेंट करवानी होगी। पूरी ट्रीटमेंट होने तक आपको 15 लाख रुपए लगेंगे। 15 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? केसवी अपने घर लौटकर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगती है। माँ, कुछ ही दिनों में मैं भी आपके पास आ रही हूँ माँ। अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे माँ। केसवी ये सारी बातें अपनी सौतेली माँ कौशल्या से बताती है और बहुत हिम्मत करके पैसों का इंतजाम करने के लिए कहती है, कल मोही कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती इतने पैसे मांगने में? निकल जा मेरे घर से, वरना तुम्हारी बीमारी हम लोगों को भी लग जाएगी। जा और कहीं और जाकर मर। कौशल्या ने केसवी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। केसवी रोते हुए रास्तों में इधर उधर भटकने लगी। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था जो इस हाल में उसकी मदद करता और वह रोते रोते जंगल में चली गई। इस जालिम दुनिया से तो अच्छा ये जंगल है। मैं मरूंगी तो इसी जंगल में ही। मैं अब किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाऊंगी। केसवी चलते चलते जंगल में बहुत अंदर चली जाती है और अचानक से उसकी नजर एक जख्मी चिड़िया पर पड़ती है और वह चिड़िया दर्द से तड़प रही थी। केसवी उस जख्मी चिड़िया के पास जाती है और उसके जख्मों को साफ करती है और जंगल से जड़ी बूटी लाकर चिड़िया के घाव पर लगा देती है। चिड़िया का जख्म ठीक हो जाता है और वो चिड़िया केसवी की तरफ ध्यान से देखने लगती है। केसवी उस चिड़िया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मैं तो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचूंगी, इसलिए मुझे जान की कीमत पता है। जा तू अब उड़ जा और अच्छे से अपनी जिंदगी जी ले। इतना बोलकर केसवी रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से चमत्कार होता है और वो चिड़िया गायब हो जाती है और उसकी जगह जंगल में रहने वाली नागिन प्रकट हो जाती है। तभी केसवी बोलती है, अरे ये क्या? लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। नहीं केसवी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं इस जंगल की रानी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। मैं चिड़िया के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो केसवी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। केसवी उस जंगल की नागिन को अपनी सारी परेशानी बताती है। केसवी की सारी बातें सुनकर नागिन बोलती है, केसवी बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा कैंसर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा और तुम्हारे सर पर सोने के बाल होंगे। तथास्तु। इतना बोलकर जंगल की नागिन गायब हो जाती है और केसवी का कैंसर भी ठीक हो जाता है और उसके सर पे लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं। केसवी अपने सर पर इतने लंबे और सुनहरे बाल को देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, मेरे सर पे बाल आ गए, वह भी इतने लंबे और सुनहरे सोने के बाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागिन जी। केसवी जंगल से निकलकर अपने घर जाने के रास्ते पर आ जाती है और उसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो लड़के केसवी की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, वे लड़के केसवी के सर पे इतने लंबे सुनहरे बाल को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। अरे केसवी, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। सॉरी केसवी। केसवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। अरे नहीं नहीं, मैं किसी ऐसे अरे गहरे लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। इसी तरह कॉलेज के सभी लड़के केसवी के दीवाने हो जाते हैं। केसवी के सोने के बाल की चर्चे गांव में चारों तरफ फैल जाती है। जब ये सारी बात मानवी को पता चलती है, तब वह बोलती है, अरे ये केसवी की बच्ची तो पूरे कॉलेज में फेमस ही हो गई है। कॉलेज के सारे लड़के उसी के पीछे दीवाने हैं। अब मुझे भी केसवी की तरह ही सोने के बाल चाहिए।
ये सोचकर मानवी केसवी के पास जाती है और सोने के बाल का सारा रहस्य पूछ लेती है और केसवी ये बता देती है कि जंगल की नागिन ने ही उसे ये जादुई सोने के बाल दिए हैं। मानवी जंगल में चली जाती है और जंगल की रानी का खोज करने लगती है। जंगल की रानी, ओ जंगल की रानी, किधर हो? मेरे सामने आओ। लेकिन सामने कोई भी नहीं आता है। कुछ दूर चलते चलते मानवी को एक जख्मी चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया के शरीर पे जख्म था और वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मानवी उस जख्मी चिड़िया को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी वह जख्मी चिड़िया जंगल की नागिन में बदल जाती है और नागिन गुस्से में आकर बोलती है, तुम एक लालची लड़की हो, तुम पापी हो। तुमने तड़पती हुई चिड़िया को देखकर नजरअंदाज किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें सोने के बाल चाहिए ना, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो जाओगी और तुम्हारे सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे और तो और तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे दाग हो जाएंगे। इतना बोलकर जंगल की रानी नागिन वहाँ से गायब हो जाती है और मानवी के सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और वह बहुत ही बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे ये क्या, मेरे सर के बाल गायब हो गए। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मानवी रोने लगती है। मानवी को उसके किए की सजा मिल जाती है और अब वह घर से बाहर कभी कदम नहीं निकालती है और केसवी को कभी भी परेशान नहीं करती है। अब केसवी अपने सर पर सोने के बाल लेकर घूमती रहती है और एक अमीर लड़के से शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। गरीब बेटी का जादुई ब्यूटी पार्लर। ये कहानी है सुमन नाम की एक लड़की की। सुमन एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और सुमन के पिता कमलेश मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे और वहीं सुमन की माँ कमला भी लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन उससे भी वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिला पा रही थी और इन सब की चिंता में कमला धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाती है और एक दिन इस बीमारी की वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है और अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मजदूरी करते समय कमलेश का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और उसका पूरा परिवार टूट जाता है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसके पिता ही थे कमाने वाले। लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद सुमन को ही अब सब कुछ संभालना था, इसलिए सुमन अपना घर चलाने के लिए अपने घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलती है। क्योंकि सुमन को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था, तभी एक दिन नंदिनी नाम की एक लड़की उसके ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे क्या कोई अंदर है? अरे नंदिनी आओ ना, कहो क्या काम है? अरे मैंने सुना है तुमने अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर खोला है। हाँ तुमने सही सुना है, अब अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इतने छोटे से ब्यूटी पार्लर में आएगा कौन? और यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगी है, तो कोई कैसे अपना मेकअप यहाँ पर करवाएगा? गर्मी की वजह से तो उसका सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बस देखने आई थी, अब मैं चलती हूँ। नंदिनी की बातें सुमन को सोचने पर मजबूर कर देती है और एक दिन जब सुमन मार्केट से आ रही होती है तो उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर की दुकान पर पड़ती है, जिसमें बड़े बड़े एसी और कई ब्रांडेड मेकअप के सामान रखे हुए थे। अगर मैं भी इतने ब्रांडेड और महंगे महंगे मेकअप के सामान इस्तेमाल करूं, तो फिर मेरे भी ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आने लगेंगे। उसके बाद सुमन बचाए हुए कुछ पैसों से महंगे और ब्रांडेड मेकअप के सामान खरीदकर घर ले आती है, लेकिन उसके घर में गर्मी की वजह से उसका आधा मेकअप का सामान खराब हो जाता है और ये देखकर सुमन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। मैंने इतनी मुश्किल से ये मेकअप का सामान खरीदा था कि मेरी भी ब्यूटी पार्लर की दुकान चलने लगेगी, लेकिन अब तो ये भी खराब हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को क्या खिलाऊंगी? कैसे अपनी माँ की दवाइयाँ लाऊंगी? उसी समय उसके घर का मकान मालिक महेंद्र आता है और कहता है, अरे ओ सुमन,
कितने दिन हो गए तुझसे घर का किराया मांगते मांगते, इसलिए आज मैं खुद ही आ गया। चलो जल्दी से अब घर का किराया दो। महेंद्र काका, मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी। अरे और कितनी मोहलत दूं? इतने दिनों से तो मोहलत ही दे रखी थी, लेकिन अब नहीं। मुझे मेरा किराया दो वरना ये घर खाली करो। काका आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे बस 2 दिन का और समय दे दीजिए। मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगी और जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं आपको आपका किराया लाकर दे दूंगी। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। इतना कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर सुमन की माँ की तबीयत और भी खराब होने लगती है। माँ ये लो खाना खा लो। अरे बेटी तू अकेले ये सब कैसे संभालेगी? मैं भी तो तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। खामखा तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ। माँ आप ऐसा मत कहिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोग माँ का ध्यान रखना। मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ। उसके बाद सुमन अपना बैग उठाकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है और उसे देखकर सुमन उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लगता है इन्हें चक्कर आ गया है। तभी सुमन अपने बैग में से पानी की बोतल बाहर निकालती है और उस बूढ़ी औरत के मुंह पर कुछ छींटे मारती है और उन्हें पानी पिलाती है। और पानी पीते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी छोटी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर सुमन हैरान हो जाती है। हैरान मत हो सुमन, मैं परी लोग की एक छोटी सी परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद सुमन रोते हुए अपनी सारी परेशानी उस परी को बताती है और वो परी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये लो, ये जादुई मेकअप का सामान है, इसे तुम अपने घर पर जैसे ही ले जाओगी तुम्हारा घर भी एक जादुई ब्यूटी पार्लर में बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुमन वो मेकअप का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो मेकअप का सामान टेबल पर रखती है उसी समय उसका घर एक सुंदर जादुई ब्यूटी पार्लर में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे महंगे महंगे ब्रांडेड मेकअप के सामान आ जाते हैं जो उस ब्यूटी पार्लर की शोभा बढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई ब्यूटी पार्लर है। अब तो मेरी भी ब्यूटी पार्लर में खूब सारे कस्टमर आएंगे। उसके बाद सुमन के घर के पास से जो भी गुजरता तो वो उसकी ब्यूटी पार्लर को देखकर हैरान हो जाता और उसके ब्यूटी पार्लर में जाए बिना नहीं रह पाता। और इसी तरह रोज कई सारे कस्टमर सुमन के ब्यूटी पार्लर में आने लगते हैं। तभी एक दिन अंजलि और पायल नाम की 2 लड़कियां उसके ब्यूटी पार्लर में आती है। ओह माय गॉड, ये पार्लर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और उसमें रखे सारे मेकअप के सामान भी कितने ब्रांडेड लग रहे हैं। सुनो, ये मेरी दोस्त अंजलि है और 2 दिन बाद इसकी शादी है, तो तुम मेरा और मेरी फ्रेंड का अच्छे से फेशियल कर दो और 2 दिन बाद तुम मेरी फ्रेंड का अच्छे से ब्राइडल मेकअप कर देना। ठीक है मैम, आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। उसके बाद सुमन उन दोनों का फेशियल करती है और 2 दिन बाद दोनों सहेलियां जब वापस आती हैं, तो सुमन उन दोनों का बहुत ही सुंदर सा मेकअप करती है और अपना ब्राइडल मेकअप देखकर अंजलि उसकी बहुत तारीफ करती है। ओह वाओ, तुमने तो मेरा पूरा चेहरा ही बदल दिया। कितना सुंदर मेकअप किया है तुमने मेरा। सच में तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। हाँ सुमन, आई लव दिस मेकअप। मुझे तो तुम्हारे मेकअप करने का स्टाइल बहुत पसंद आया। आज के बाद हमारे घर पर कोई भी फंक्शन होगा तो हम तुमसे ही अपना मेकअप करवाएंगे। और ऐसे ही सुमन का ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छे से चलने लगता है और अब दूर दूर से लोग सुमन से अपना मेकअप करवाने आया करते थे और इससे सुमन की अच्छी कमाई होने लग जाती है और वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है और अपने दोनों भाई बहनों का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देती है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमन की माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है
और वो कहती है, मेरी बच्ची, तूने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ आएंगी, क्योंकि मैंने तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में तय कर दी है, जहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके कुछ दिनों बाद सुमन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी वाले दिन सुमन आंखों में आंसू लिए अपने जादुई ब्यूटी पार्लर से कहती है, हे मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है और आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी एक दुल्हन के रूप में तैयार करो। उसी समय उस जादुई ब्यूटी पार्लर में एक रोशनी होती है और सुमन एक सुंदर सी ब्राइडल के रूप में तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में सुमन की धूमधाम से शादी होती है और सब लोगों की नजरें सुमन के चेहरे पर होती है, क्योंकि सुमन उस समय चांद की तरह चमक रही होती है। और ऐसी ही कुछ देर में सुमन की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफें नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।